आता है छोटे पे क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का साइंस का एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का 20 फरवरी को। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है जो हुआ था अभी पिछले साल। इसका हमने जो ये 3111 कोड है ये हमने किया था। इस बार इसका सेट 3 करेंगे यानी 3131 का। ठीक है, तो ये आपका थर्ड सेट है। तो इसमें समझो किस तरीके से आपका पेपर आया था और इस बार कैसे आपको देखने को मिलेगा। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपके आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, तो वीडियो अंत तक देख लेना। और जो पेपर पैटर्न है किस तरीके से बना है किस तरीके से नहीं जाए पूरी चीज़ इसमें बात भी करेंगे। तो वीडियो अंत तक देख लेना, स्किप मत करना वरना बाद में फिर कमेंट करोगे सर हमें नहीं पता था। ठीक है, तो अभी देख लेना। और वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि आप मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूला करो। और वीडियो अंत तक देखा करो, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होती है। करते वीडियो स्टार्ट। ये आपका है 3131 का सेट। यह है विज्ञान का पेपर। इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं कई बार कि आपका पेपर 3 घंटे 80 नंबर का होता है। और जो पूरा पेपर होगा उसमें चेक कर लेना कि आपके पूरे पेपर में 31 पेज है कि नहीं और 39% है कि नहीं। अगर आपके में एक भी क्वेश्चन कम होता है फिर एक भी पेज कम होता है तो आप टीचर से एक्सचेंज करवा सकते हो। पेपर से पहले वो कर देगा जब आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दी जाती है। ठीक है, नहीं कि मान लो आपका पेपर है 10:30 बजे स्टार्ट है तो 10:15 पे आपका जो पेपर है क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों आपके हाथ में दे दी जाती है ताकि आपसे फिल कर लो आंसर शीट को और क्वेश्चन पेपर को रीड कर लो। तो 10:15 पे अपना पेपर पढ़ लेना और देख लेना कोई पेज मिस है कि नहीं और क्वेश्चन है कि नहीं प्रिंट। ठीक है चीज़ है, ठीक है क्लियर। उसके बाद सामान्य निर्देश बोले गए कि आपका जो पूरा पेपर होगा वो आपका 5 खंडों में विभाजित होता है, A B C D और E। ये 5 खंड होते हैं। खंड ए यानी खंड क्या होता है 20 नंबर का, उसमें 20 MCQ क्वेश्चन होते हैं। खंड क्या होता है, इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के और इसमें आपको 30 से 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये आगे करते हैं खंड गया। खंड गया में आपके 27 से 33 तक के क्वेश्चन होंगे यानी कितने, तो इसमें आपके कम से कम मान लो 7% होंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, वैसे 50 से 80 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद खंड घ होगा, इसमें टोटल आपके 3% होंगे। ठीक है, वो भी आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे। ठीक है, तो 35-36 ठीक है 3% होंगे खंड गया में। और ये आपके 5-5 नंबर वाले होंगे। इसमें आपको विकल्प दिया होगा ऑप्शन वाला भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये खंड एड होगा, ये पूरे पेपर का आखिरी होगा और ये आपके कैसे आधारित होंगे सोर्स आधारित होंगे। तो देखिए कैसे 1-2 करके भी हम देखेंगे। क्लियर, ये होंगे। और ये 4 नंबर का एक होगा खंड एड वाला। अब देखते हैं आगे किस तरीके से है। खंड क्या होगा, इसमें 20 MCQ होंगे जिसकी जैसे नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद X पहचानिए, यानी आपको उत्पाद पहचानना है। CaCO3 इसको जब हीट किया जो किया तो इसमें X बना, ये क्या बना हुआ आपको बताना है। तो CaCO3 को जब किया अभिक्रिया करवाई तो ये X प्लस में CO2 बना। तो यहाँ पे जो X है ये क्या है, ये बिना बुझा हुआ चूना है यानी Ca बिना बुझा हुआ चूना है। क्लियर, तो इसमें होगा एक करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला देख सकते हो, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचकों का जोड़ा चुने। सूचकों का जोड़ा चुनना है। ठीक है, तो हल्दी और लिटमस, हल्दी होती है प्राकृतिक चीज़। ठीक है, और लिटमस होता है उसके देखने के लिए। ठीक है, हल्दी और लिटमस। उसके बाद तीसरा देखते हो, कांच साबुन और कागज उद्योग में होने वाला यानी उपयोग होने वाला रासायनिक यौगिक। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे में ए, धोने का सोडा, क्योंकि साबुन की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद चौथा, साइक्लोहेक्सेन का संरचनात्मक सूत्र, यानी इस तरीके से आएगा पक्का संरचनात्मक सूत्र बनाने वाला। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखो सभी की इक्वल है। ठीक है, इसके 2 H है, इसके भी 2 है, तो इस तरीके से ये होगा, ये गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ओके, इस तरीके से पूछा जाएगा। उसके बाद अगला देखते हो, नीचे दी गई रासायनिक समीकरण पर विचार कीजिए, यानी इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि ये आपका 2-3 A B C D ये है क्या। ठीक है, ABCD का नाम बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 1 6 2 3। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1AG2O3 होगा और 2HCl होता है, तभी ये इस साइड जाता है उसका चेंज होता है आपस में। ठीक है, तो फिर ये 2LCl3 प्लस में यहाँ पे देख सकते हो 3H2O बनता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो फर्स्ट होगा एक करेक्ट आंसर, यानी कि इससे पूछा जा सकता है कि संतुलित करने के लिए ABCD का नाम बताइए। छठे में कौन सा होगा, छठे में बोला है नीचे दिया गया कौन सा एक हाइड्रोकार्बन अन्य से बिना, यानी हाइड्रोकार्बन अन्य से बिना है, तो बी होगा करेक्ट आंसर। 4 10 5 12 2 6 बस 7 14 ये होगा, तो बी होगा करेक्ट आंसर, ये अन्य से बिना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो नीचे दी गई कौन सी एक अभिक्रिया अन्य तीनों अभिक्रिया से भिन्न है। अब यहाँ पे देखो इस अभिक्रिया में ध्यान से, इसमें NaCl प्लस में AgNO3 इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, तो Na है ये आपका
NO3 के पास चला गया इस तरीके से, ठीक है। और ये Cl है, ये G के पास चला गया, तो ये सही है। यहाँ पे दोस्तों KNO3 प्लस में H2SO4 है, इसमें NO है, ठीक है, ये H के पास चला गया, और K है ये KN है, ठीक है, ये इसके पास चला गया इस तरीके से, ठीक है। तो फिर इस तरीके से समझे तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये बी वाला है, बी वाले में क्या हुआ कि ये इकट्ठा हो गए, ये अलग अलग नहीं हुए, ठीक है। इन दोनों के अभी करवाए तो 2 उत्पाद बने, अलग अलग हुए, ठीक। इसकी भी करवाए, इसमें भी 2 बने, इसको करवाए, इसमें भी 2 बने, लेकिन इसमें आपका एक ही बना, इसलिए बी होगा करेक्ट आंसर, अन्य से बी है, ठीक है। 8वां, नीचे दिया गया पादप हार्मोन में से उस एक को चुनिए जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कोशिका विभाजन उसको कौन बढ़ावा देता है? ऑक्सीजन, जिबेरिलिन, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकिनिन। तो क्या हुआ करेक्ट आंसर? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, साइटोकिनिन, ठीक है, काइनिन, साइटोकिनिन होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देख सकते हो, अगला देखते हैं। परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने वाला पुष्प का कौन सा भाग है इसमें बोला गया है, ठीक है। दल, पंखुड़ी और बाह्य दल, पराग कोश, और ये होगा केवल बाह्य दल, केवल दल। कौन सा होगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसमें होगा सी करेक्ट आंसर, केवल दल। पंखुड़ी में ही होता है जिसमें जो कीटनाशकों को आकर्षित करते हैं पंखुड़ी, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद देख सकते हो 2 पृथक लक्षण है बीजों की आकृति और रंग के स्वतंत्र वंशानुगमन के अध्ययन के लिए किया गया प्रयोग में F2 संतति में विभाजित संयोजक का अनुपात है, इसमें अनुपात बताना है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी होगा करेक्ट आंसर, 9 3 3 1, क्योंकि यहाँ पे लक्षण भी करवाया था। इसका क्वेश्चन अभी आएगा फिर समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद 11वां, मानव हृदय के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही कथन है? जैसे कि दाया अलिंद फुफ्फुसुन से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। बाय अलिंद बाय निलय को ऑक्सीजनित रुधिर स्थानांतरित करता है जो उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दाया अलिंद महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से आने वाले भी ऑक्सीजनित रुधिर को प्राप्त करता है। बाया अलिंद महाधमनी को ऑक्सीजनित रुधिर स्थानांतरित करता है जो उसके शरीर के विभिन्न भाग को देता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी, क्योंकि बाया अलिंद और दाया अलिंद एकदम सही बात की है दोनों की, इसलिए होगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछा आ सकता है, हृदय वाला तो पूछा ही जाता है। जैसे मटर वाला तो आपका आता ही आता है। जैसे जो 2 लंबे मटर के पौधे हैं उनके बीच देखो संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न जो संतति उत्पन्न हुई, ठीक है, उसमें पौधों के कुछ बोने पौधे निकले, जो पौधे होते हैं कुछ बोने पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। और जनक पौधे का जीन संयोजक होना चाहिए, इसका जीन बताना है क्या होना चाहिए, ठीक है, टीटी और टीटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, टीटी और टीटी के में बोला गया है कि 2 लंबे मटर के पौधे के आपस में संकरण करवाया और उसके फलस्वरूप जो परिणाम निकला और उसमें कुछ बोने पौधे निकले। तो इसमें बताने जीन संयोजन क्या होगा? तो इसमें टी बड़ा टी होगा, टी होगा, इस तरीके से होगा ये करेक्ट आंसर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इम्पोर्टेंट है अगला 15वां। तो ऊर्जा के पदों में कोई आहार श्रृंखला तक अधिक लाभकारी होता है जब उसमें क्या होता है? बोला ऊर्जा के पदों में कोई आहार श्रृंखला तब अधिक लाभदायक होती है जब वह क्या होगा, ठीक है, आहार श्रृंखला के बारे में बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2.6 था। इसमें बोला गया ऊर्जा के पदों में, यानी कि ऊर्जा कोई आहार श्रृंखला होती है जब में कोई एक स्तर का जीव दूसरे स्तर के जीव को खाता है तो उससे 10% मिलता है उसको, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन से में लाभदायक होगा? तो दूसरे पौष्टिक स्तर में होगा, क्योंकि पहले ना मान लो 1000 खाया तो उसे कितना मिलेगा, ठीक है, उसको 100 मिलेगा, इस तरीके से ही मिलता रहता है, ठीक है, कम होता जाता है, तो इस तरीके से होगा। क्लियर? उसके बाद अगला देख सकते हो। उसके बाद ये 16वां, ओजोन के विषय में नीचे दिए गए कथन है उसके बारे में बताएं। जैसे ओजोन विषैली गैस है, ठीक है, ओजोन पृथ्वी के पृष्ठ को सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, करेक्ट आंसर। पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। पृथ्वी के वायुमंडल के निचले स्तर पर ओजोन एक अत्यंत आवश्यक प्रकाश संपादित करता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो बताना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका, तो वो आपका बनेगा ए और सी, ठीक है। बोला नीचे कथनों पर विचार करना है, ठीक है, तो इसमें आपका ए और सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये होगा ओजोन विषैली गैस होती है और यह पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनाती है, तो ये होगा करेक्ट आंसर बी, ए और सी, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे आपको कथन और कांड दिए हुए हैं, अब इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस 70वें से 20वें तक के इसके कथन वाले होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी कथन ए, मतलब कुछ समय तो कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाए रखने पर जो जिंक धातु का टुकड़ा होगा वह रक्ताब, देखते हो रक्ताब भूरा हो जाता है, यानी भूरा हो जाएगा जब हम कॉपर सल्फेट को कुछ समय तक डुबाए रखेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन में, यानी जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें हम जब जिंक के धातु को डुबाए रखेंगे तो वह टुकड़ा ताब होगा। ठीक है, ये बात सही एकदम सही है। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से अधिक सक्रिय धातु, ये गलत है। तो इसमें इसका कहने का मतलब है कि जो जब कुछ समय तक हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कोई जिंक धातु का टुकड़ा डाल देते हैं अंदर तक रहेगा तो वह भूरे रंग का हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कि ए सत्य है परंतु जो आर है वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। उसके बाद आगे देख सकते हो, उसके बाद देख सकते हो अभी कथन है अलैंगिक जन द्वारा उत्पन्न संतति अनुवांशिक जन्मों के समान होते हैं। यानी बोला गया जो अलैंगिक जनन होता है उसके द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है अनुवांशिकता वह जनकों के समान होते हैं। एकदम सही, क्योंकि अलैंगिक जन्म में एक जनक भाग होते हैं। एकदम सही, ये दोनों चीज़ों से परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, जन भाग होता है के समान होता है, एकदम सही बोल रहा है। तो इसलिए मैं एक करेक्ट आंसर होगा कि अभी कथन और कांड दोनों सत्य दोनों की सही रूप से परिभाषा कर रहे हैं। ठीक है, सही रूप से समझा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हो 19वां सड़क पर वाहनों को रोकने के लिए लाल प्रकाश के सिग्नल का उपयोग किया जाता है। एकदम सही, जब भी कोई कार रोकती है तो लाल सिग्नल पर रोकती है क्योंकि वो स्टॉप का साइन होता है। क्योंकि सबसे अधिक प्रकीर्णन होने के कारण लाल प्रकाश को अधिक दूर से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका गलत, वैसे तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन इसकी रूप से सही परिभाषा नहीं कर रहा है। ये बोला कि सबसे अधिक प्रकाशित होने के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर से दिखाई देता है, इसलिए सड़क पर वाहन रुकती है। ऐसा नहीं है, सड़क पर वाहन इसलिए रुकती है क्योंकि वह रुकने का संकेत होता है अभी रुक जाओ। ठीक है, स्टॉप। तो इसलिए इसमें ए सत्य होगा और आर होगा वो गलत होगा। इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है और 20 तक होंगे, आपको 20 तक ऐसे कर लेने हैं। एक नंबर के बाद खंड ख होगा। खंड ग में इंपॉर्टेंट देखते हैं दो दो नंबर के, जैसे 21वां इंपॉर्टेंट है। जब मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाया जाता है तो वह श्वेत रंग की राख बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर के में 2 नंबर के में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोला गया जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो जो श्वेत रंग की राख उत्पन्न होती है, होने वाले रासायनिक अभिकरण में समीकरण भी लिखना है और राख के रासायनिक नाम भी लिखना है। ठीक है, उसके बारे में बताने के मैग्नीशियम रिबन के बारे में। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 2Mg प्लस में O2 कि ऑक्सीजन हो गया, ये मैग्नीशियम का हो गया। मैग्नीशियम क्या होता है Mg होता है 2Mg, ऑक्सीजन क्या होता है O2। अभी करवा कहीं तो 2MgO बन गया। ठीक है, और इसमें नाम बताना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। प्रकार बताना था संयोजन अभिक्रिया होगी, जुड़ गया। ठीक है, 2 उत्पाद है ना, उसको मतलब 2 रासायनिक है, ये इन दोनों को मिलाया तो एक उत्पाद बना। इस तरीके से कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मिलाया तो एक उत्पाद बना। यही बोला कि जब 2 हम पदार्थ को मिलाएंगे तो एक उत्पाद बनेगा, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। उसके बाद इस तो 22वां, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। क्या है, ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है और ये प्रकाश अनुवर्तन को किस प्रकार बढ़ाता है। तो ये पूछा गया है, 2 पॉइंट पूछे गए। ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है और यह प्रकाश अनुवर्तन को किस प्रकार बढ़ाता है। तो इसमें आप देख सकते हो इस तरीके से लिखना है कि यह जड़ के अग्र भाग टिप में संश्लेषित होता है और इसमें दूसरी कि ना कैसे बढ़ाता है। तो जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीजन विकसित होकर प्रवाह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रवाह की प्रकाश से दूर वाली जो साइड होती है उसमें ऑक्सीजन का साधारण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। बोला गया कि जब प्रकाश आता है तो जो ऑक्सीजन होता है वह विस्तृत होकर जो दूसरी छाया वाली होता है भाग उसमें चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो देख सकते हो छाया वाली भाग में जाने के बाद उसमें देख सकते हो प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का द्वारा कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। उसमें प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ जो भाग होता है दिखाई देता है। ठीक है, ये बोला गया जब प्रकाश की ओर जब वो मुड़ जाता है, जब प्रकाश की तरफ वो अच्छा होता है हिस्सा तो वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसमें बोला गया है। ठीक है, नहीं कि आपके आधे आधे पॉइंट के इस तरीके से आपके डिवाइड किए गए 2 नंबर के होंगे। ठीक है, इस तरीके से अब अगला देखते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 23वां और ये आपका आता ही आता है मटर वाला। जो समझो मटर के पौधे के 2 दृष्टिगोचर होने वाले देखो विपर्यासी लक्षणों के युगलों जो जोड़े होते हैं उनकी सूची बनानी है और उपयोग मेंडल के
ऐसे अपने प्रयोग में किया गया। न्यूमेंटल के प्रयोग के बारे में हमें इसके बारे में बताना है और जोड़ के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण भी बताने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें मटर के पौधे होंगे, दो दृष्टिगोचर होने वाले विपर्यासी लक्षणों के युगल होंगे। इसमें लंबे पौधे होंगे जो प्रभावी होंगे, बौने पौधे होंगे अप्रभावी होंगे, और जो लंबे पौधे होंगे पीले बीज होंगे वो प्रभावी होंगे, हरे बीज होंगे अप्रभावी। इस तरीके से हाफ नंबर के होंगे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद देख सकते हो इसी का 23वां भी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों मानवों में शिशु नर होना और मादा नर होने की प्रायिकता 50% होती है। तो इसमें आरेख खींचकर इसके बारे में बताना है। आरेख वाला आता ही आता है 2 नंबर का। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरीके से आरेख दिखाना है कि यहाँ पे दोस्तों शुक्राणु वर्णाणु, ठीक है, एक्स वाई एक्स, इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है, ये अलग अलग होता है, इस तरीके से होता है। ये आपको बना के दिखाना है। 50% होती है प्रायिकता, ये आपको दिखानी है। इस तरीके से करना है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये 24वां इंपॉर्टेंट है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें बोला गया है कि हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष है, उससे पीड़ित है। तो इस दोष के 2 कारण की सूची बनानी है और इस दोष के संशोधन कैसे इसको ठीक करें वो बताना है। ठीक है, तो इसका कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे वो भी बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से होगा। तो देखते दीर्घ दृष्टि दोष कब होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में बोला गया है जब वह पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो वो दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब यही होता है पास वाली चीज़ ना दिखना, दूर वाली चीज़ एकदम साफ रूप से दिखना। और इसके कारण क्या होते हैं, इसमें कारण ये होते हैं कि जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह बढ़ जाती है और जो नेत्र गोला होता है छोटा हो जाता है। इसलिए नेत्र गोला छोटा होने के कारण पास की चीज़ें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें दिखती रहती है और जो नेत्र की जो फोकस लंबाई है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण हम दूर वाली चीज़ को देख सकते हैं, पास वाली चीज़ नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत पास में होती है। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अभिसारी लेंस का। इससे हम इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 26वां है, ये आपका 26वां भी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी अभी मैं करवा रहा हूँ ये हर बार आते हैं, चाहे आप सैम्पल पेपर में देख लो, पिछले वाले क्वेश्चन पेपरों में देख लो, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसको 26वां अपघटन यानी अपमार्जक किसे कहते हैं और किसी पारितंत्र में इसकी अनुपस्थिति के 2 परिणाम की सूची बनानी, इनकी सूची बना के बतानी किस तरीके से होता है। ठीक है, वैसे तो अपमार्जक होता क्या। अपमार्जक वे सूक्ष्म जीव है जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देता है। यानी कि जो आपके जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देता है। और इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि मृदा की पुनः पूर्ति का न होना, दुर्गंध होना, मधुमक्खियों का प्रजनन, पर्यावरण में मृत पादपों और जीवों का जमा होना, पौष्टिक तत्वों का पूर्ण चक्र ना होना। तो इनमें से कोई भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हो परिणाम के स्वरूप। क्लियर, इस तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद खंड गया होगा, ये आपके 3-3 नंबर के होंगे। इसमें अब हम आपको 2 ही 3 करवाते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, जैसे 27वां निम्न के लिए कारण बताएं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लेना। ये आपके 2025 वाले एग्जाम में 20 फरवरी को आ सकता है। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, क्यों है वो बताना है। देखते हैं इसका क्या होगा। देख सकते हो उभयधर्मी ऑक्साइड जो जिंक ऑक्साइड है वह अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। यानी कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड होती है वह अम्ल और क्षारक के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण तथा जल बनाता है, इसलिए इसे हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद बोला गया बी में सोडियम धातु का भंडारण केरोसिन से भरी बोतल में किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि वह वो जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हो। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं तो क्या होगा, तो देख सकते हैं इसमें है कि यह हवा जैसे तो हवा के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है और इसलिए जल जाती है। इसलिए जो सोडियम होता है उससे हवा से संपर्क में आने से बचाने के लिए उसे बोतल में रखा जाता है। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको करने हैं। उसके बाद 28वां देखते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ऊपर वाले में भी 3 करने हैं, इस वाले में 3। देखो नीचे दिए गए धातु 28वां, नीचे दिए गए धातु को उन यौगिकों से प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अपचयन प्रक्रिया कारण सहित उल्लेख कीजिए। यह हमें इनका उल्लेख करना है, इनके बारे में बताना, जैसे कि मरकरी, कॉपर और सोडियम। तीनों का आंसर देखते हैं किस तरीके से होगा। तो दोस्तों मरकरी का होगा अपचयन प्रक्रिया होगी वर्जन, कारण होगा मरकरी का कम क्रियाशील होना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद तांबा। ठीक है, यानी अपचयन प्रक्रिया में होगा वर्जन ही होगा, कारण होगा तांबे का कम क्रियाशील होना। ठीक है, उसके बाद सोडियम की सोडियम होता है वह अपचयन प्रक्रिया होती है और ये विद्युत अपघटन होता है, कारण होता है सोडियम का अधिक क्रियाशील होना, यानी ये अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, सोडियम और जो आपका ये मरकरी होता है तांबा होता है ये कम क्रियाशील होता है। ठीक है, इस तरीके से होगा।
यानी इस तरीके से आपको करना है, समझ आए। उसके बाद जैसे तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ ऊपर वाले को नीचे वाला, तो इनमें से कोई भी एक आप कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद जैसे तो 29वां, हम मृदा को जल देते हैं, यानी मिट्टी होती है उसको हम जल देती है, परंतु यह जल पौधे की सबसे ऊंची पत्ती तक पहुंच जाता है। इसमें होने वाले प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि हम जब मिट्टी को पानी देते हैं, ठीक है, मृदा में, वहाँ कोई पौधा होता है, देखते तो ज़मीन में है, लेकिन वो ऊपर तक कैसे पहुँचता है उसके बारे में हमें व्याख्या करनी है। 3 नंबर का है, देखते क्या होगा। देख सकते हो, जब वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों में रंध्र के माध्यम से जल की हानि होती है, नहीं बोला है, जब वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों से पानी निकल जाता है तो यह एक बल वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम के द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है। जो जाइलम होता है उसका कार्य होता है जो पत्तियों तक पानी का पहुंचाना। क्लियर। ये होगा इसका आंसर, यानी कि एक एक लाइन के हर के एक एक नंबर होंगे। इस तरीके से आपको करना है, 3-3 नंबर के, समझ आया। इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद पे दोस्तों 31वें तक ऐसे हो जाएगा। उसके बाद खंड गया होगा, ये 5-5 नंबर के होंगे। इसमें आपको इस तरीके से बोला गया होगा, इनके आंसर बताने हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि 34वां है, ये आपका 5 नंबर के होंगे, ठीक है। 34, 35, 36, ये तीनों 5-5 नंबर के होंगे। इसमें हम एक करके देखते हैं, फिर समझते हैं कैसे करना होता है। जैसे कि 34वां ही करते हैं। जैसे कि ए, इसमें आपको 2 पार्ट दिए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ए का बी भी दिया हुआ, इसमें अथवा दिया हुआ, यानी ऊपर में से और नीचे में से कोई आपको एक करना हो। जैसे कि एक करते हैं, मतलब पीएच पेपर के साथ परीक्षण करने पर 5 विलियन ABCDE पीएच क्रमांक 4, 1, 13, 7 और 10 दर्शाएगा। नहीं, मैं पीएच पेपर का जब हम परीक्षण किया हमें 5 विलियन पाए, ABCD और E, और जो इनके कर्मश है, यानी पीएच का कर्मश है वो 4 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 13 है, 7 है और 10 हमें पाए गए। तो इसमें बोला गया है कि प्रबल अम्लीय, प्रबल क्षारीय, दुर्बल अम्लीय, उदासीन तथा दुर्बल क्षारीय, इन विलीनों को इनकी बढ़ती H+ आयन सांद्रता के क्रम में व्यवस्थित करना है। इनकी हमें इसे एक क्रम में लगाना है कि प्रबल अम्लीय कौन सा है, प्रबल क्षारीय है, तो इन सभी को हमें एक क्रम में लगाना है, ठीक है। देखते हैं क्रम में कैसे लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्रम में इस तरीके से होगा। पहले आएगा B यानी 1, उसके बाद आएगा C 13, फिर उसके बाद होगा A, D और E, इस तरीके से क्रम में लगेगा। क्लियर। इस तरीके से क्रम में लगाना है इसके साथ, ठीक है। तो इससे हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देख सकते हो, एक अम्लीय लवण और देख सकते हो दूसरा एक क्षारीय लवण का नाम लिखना है, और प्रत्येक प्रकार में इन लवणों के जो जनक अम्ल है और जो जनक क्षारक है उनके नाम भी बताने। इस तरीके से पूछा जाता है 5 नंबर के में। तो पहले वाला तो उसे हमें एक क्रम में लगाना, तो क्रम में इस तरीके से आएगा, पहले C आएगा, फिर E आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, आखिर में B आएगा, ठीक है। हमें उसके पहले जो इस तरीके से था ऊपर वाला, यानी कि प्रबल अम्ल, तो इसमें हमें पहले क्या करना था, इसके में बताए थे इसमें कौन सा है, ठीक है, फिर इसके साथ कौन सा है, इसमें इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें हमें लगाने थे। तो इसमें पहले क्या था, तो देख सकते हो, इसमें पहले में प्रबल था B, उसके बाद था इसमें C, इसमें A था, इसमें D था और इसमें E था। इस तरीके से पहले इसका हमें बताना था इसके साथ कौन कौन सा आएगा, उसके बाद इसे क्रम में लगाना था। तो क्रम में आपका इसी तरीके से होगा। दोस्तों इस तरीके से क्रम में होगा, पहले C आएगा, ठीक है, उसके बाद E आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा। इस क्रम में आपको लगाना था। वह दूसरा था अम्लीय लवण था, तो अम्लीय लवण है वो कौन सा था, तो वो होगा NH4C, ये था, यानी अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद जो जनक अम्ल था और जनक क्षारक था उसके बारे में बताया था। जो जनक था अम्ल वो था HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जनक क्षारक था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद दूसरा था क्षारीय था, यानी क्षारीय लवण था सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, और जो जनक अम्ल था वो H2CO3 था, यानी कार्बोनिक अम्ल, और जो जनक क्षारक था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड था। इनके नाम बताए थे इस तरीके से, यानी कि ये सारे हाफ नंबर के 5 नंबर इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। यानी इसी तरीके से आपको ये सारे करने होते हैं और आपके 5-5 नंबर के होते हैं। इस तरीके से आपको करने हैं, समझ आ गया। हर कोई आपके ऐसे ही होंगे, और जो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, और 36वां होता है। इसके बाद तो 4 सेंटीमीटर की कोई बीम है 24 फोकस दूरी पर हमने रखा, तो इसके बारे में बताया होता है। बीम की स्थिति और साइज ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका ये पत्ते वाला है, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला भी कर जाना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये होगा, जैसे कि पत्ती वाला देखते एक बार 35वां नीचे दिया गया आरेख है, इसमें आपको A B C के नाम बताने हैं, ठीक है। वो बोला कि दूसरा किस पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन का उल्लेख किया जाए, इसका उल्लेख भी करना है। 35वें का देखने का B है, इसमें A होगा नर जनन कोशिका यानी नर युग्म, B होगा पराग नली, C होगा मादा जन कोशिका यानी मादा युग्म, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बारे में बताता कि महत्व के बारे में, ठीक है। तो इसमें होगा पराबैंगनी नली नरजनक कोशिका, जिसका यह अंडाशय में स्थित C तक पहुंचाता है, ठीक है, यानी मादा युग्म तक पहुंचाता है। A
तथा सिद्ध निषेचन होकर युग्म बनाते हैं। इस तरीके से आपको बताना था, ठीक है। इसका महत्व तो बताना, जैसे कि युग्म एक नए पौधे के रूप में विकसित होने में सक्षम होता है। पर निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन बताने थे हमें। तो निषेचन में क्या परिवर्तन होता है? इसमें होता है कि जो बीजाणु होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाती है, और जो पंखुड़ी होती है वो कैसर होती है इसमें मुरझा कर गिर जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर बनेगा और ये वाला आपका आएगा इंपॉर्टेंट कट जाना, ठीक है। इस तरीके से 5-5 नंबर वाले आपके खंड ज्ञान में पूछे जाएंगे। एक बार खंड रहा होगा ये 37 से 39 तक का होगा और ये पूरा आखिरी होगा। इस तरीके से आपके ये केस रहित, ये डाटा रहित इस तरीके पूछे जाते हैं। 27वां इस तरीके से आपको रसायन दे दिया जाएगा, ठीक है। 3 लाख से अधिक कार्बनिक के यौगिकों की खोज हो चुकी है, इसे पूछा जाएगा। और इसमें ए बी और इस तरीके से आपको सी दिया जाएगा, ठीक है। और सी में ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ऊपर वाले में से करो सी या नीचे वाले में से कोई भी आप कर सकते हो, और इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। इनके आंसर आपको बताने होंगे। इसी तरह से उस समजाति श्रेणी के पहले 2 सदस्यों का आणविक सूत्र लिखिए जिसका प्राकृतिक समूह -Br, यानी कि हमें 2 समजातीय श्रेणी बतानी है, उनके 2 सदस्यों का आणविक सूत्र लिखना है, ठीक है। ये 1 नंबर का, देखते कैसे होगा। तो देख सकते हो इसमें होगा CH3Br C2H5Br। इस तरीके से आपके 2 नाम लिख देने और आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, या हाफ नंबर के होंगे, ठीक है। इस तरीके से तो इसमें दोस्तों नीचे दिए हुए कुछ प्राक्रमिक समूह है, ठीक है, प्रकारात्मक समूह है, इनके सूत्र लिखने हैं कि ये कौन कौन से है। तो जो ये पहला और ये दूसरा है कौन सा है? ये तो दूसरा आपका कीटोन है, ठीक है, कीटोन है। और उसके बाद जो ये पहला है ये कौन सा है, इसका नाम बताएं। तो ये आपका होगा हेल्डिहाइड, ठीक है। पहला होगा आपका हेल्डिहाइड और दूसरा होगा कीटोन। ये आपको नाम लिखना है कि कीटोन है और ये आपका हेल्डिहाइड है, इनके नाम बताने हैं, ठीक है। इस तरीके से और बाद दोस्तों सी, आप इसका भी एक करके देख लेते हैं। देखो इसमें बोला गया है कि आप एक प्रेक्षण करते हैं और जब पाते कि प्रणाली में कुछ गर्म एथेनॉल लेकर उसे बूंद बूंद करके 5 क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं 5%, और पोटेशियम परमैंगनेट की भूमिका का उल्लेख करना है और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है, 2 नंबर का होगा। तो ये करके देखते हैं। देख सकते हो इसमें हमें सी में इस तरीके से करना था कि MnO4 था, इसका जो रंग होगा विलुप्त हो जाएगा और ये ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है और इसका इस तरीके से आपका सूत्र लिखना आता है, क्लियर। इस तरीके से आपका लिखना होता है, यानी इस तरीके से आपका पूरा पेपर होगा। ऐसे ही आपको 38वां करना है, वैसे ही आपको 29वां करना है, ठीक है। और ये 29वां इस तरीके से आपका आता है बल्ब वाला, ये कर जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर में से बता रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों ये मानव पाचन तंत्र वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपके 39 क्वेश्चन थे, इस वीडियो में हम लोग को समझा दिया, इस तरीके से पूछे जाते हैं। आगे और वीडियो लाएंगे तो चैनल से जुड़ जाना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।